मित्रों नमस्कार। आज एक कुंडली मैंने विशेष रूप से ली है, वो बहुत ही आवश्यक थी। और हालांकि उस व्यक्ति के बारे में यदि बात करूं तो कुछ दो तरीके के लोग उसमें उनके विरोध में आ जाते हैं, कुछ उनके पक्ष में आ जाते हैं। तो अब लेकिन वर्तमान परिवेश में उनके पक्ष में लोग बहुत अधिक हैं और लोग उनको जानने, समझने और पढ़ने लगे हैं और अब लोग उनको मानने भी लगे हैं। और क्योंकि पहले एक समय ऐसा था कि जबकि लोग उनका विरोध करते थे, उनके परिवार को कई वर्षों तक, दूसरी पीढ़ी तक बड़ा छुप के रहना पड़ा था, लोग उनका विरोध करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ता गया और उस शख्स के बारे में लोगों ने खोजबीन शुरू की, फिर उस शख्स के बारे में कुछ लोगों के अपने अपने विचार थे, जब उनको पढ़ना शुरू किया तो फिर वो शख्स अब भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना भारत का इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा और उस व्यक्ति का नाम हमेशा ही भारत के इतिहास में आता रहेगा, चाहे बुरे रूप में नाम आए तो आएगा जरूर। ऐसे शख्स हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाथूराम जी गोडसे। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा लिया था और आरएसएस के सदस्य भी कहे जाते हैं। और कहा जाता है जब महात्मा गांधी की हत्या की उससे पहले इन्होंने आरएसएस को भी छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि आगे क्या क्या स्थिति नेगेटिव हो सकती है। नाथूराम गोडसे जी का वैसे तो नाम क्यों पड़ा इसके बारे में बताऊँ आपको। इनके दो तीन भाई थे। पहले बच्चे इनके माता पिता के होते थे और शांत हो जाते थे। तो अमूमन ऐसा होता है कि कोई ना कोई भारत में उपायों की बात की जाती है, तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि जब चौथे क्रम पर नाथूराम गोडसे जी का जन्म हुआ तब इन्हें लड़की की तरह पाला गया। इनके कान, नाक सब छेदे गए और नाक में इनको नथ पहनाई जाती थी, इसलिए इनका नाम उस समय से ही नथ पहनने के कारण नाथूराम पड़ा। और ये उनके भतीजे वगैरह ने भी क्लियर किया है। तो वो नाथूराम गोडसे जी अपनी विधा के वो धनी थे, कट्टर हिंदूपंथी एक नेता थे, कट्टर राष्ट्रीय भक्त थे। राष्ट्रभक्ति उनके हर शब्द में दिखाई देती है। जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद उनके बयान आखिरी में लिए गए तब आखिरी वाला भाषण तो सुनने की योग्य है। और उस सुनने के बाद एक जज ने टिप्पणी भी जो सुन रहे थे उसने की थी कि मैं प्रशासनिक दबाव में ना होता तो हत्या, इनकी फांसी का फैसला मैं नहीं सुना सकता था। ऐसा एक उल्लेख है। जो किताब बैन थी लेकिन अब तो वो जगह जगह उपलब्ध हो जाती हैं उसके प्रति। साथ ही नाथूराम गोडसे जी का भाषण पहले प्रतिबंधित था, लेकिन अब तो यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं कि उनका आखिरी जो भाषण था वो क्या था। और उसी से लोग समझ जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना कितनी रही होगी। महात्मा गांधी के संदर्भ में भी पहले तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में ही काम करना शुरू किया था, महात्मा गांधी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। बाद में फिर उन्होंने जब इनके यहाँ कुछ देखना शुरू किया फिर उनसे वो अलग होना शुरू हुए। तब उनकी कहानी इस तरह से घूमती है और अंत उनका इस तरह से होता है कि जब उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा के समय में उन्होंने उनसे आखिरी जब इच्छा पूछी तो आखिरी इच्छा उन्होंने बताई थी, मुझे जिस पेड़ के नीचे वो जाकर बैठा करते थे जेल के अंदर, मुझे उस डाली पर ही फांसी दी जाए। तो वो इच्छा भी इनकी पूरी की गई और डाली जिस पर मुझे लटकाया जाए उस डाली को काट दिया जाए। फिर उस डाली को बाद में काट दिए गए ताकि दूसरे और किसी व्यक्ति को उस फांसी पर, उस डाली पर न लटकाया जाए। हालांकि अब तो बताते हैं लोग कि वो अम्बाला जेल के अंदर जो पेड़ है वो पेड़ अब तो ठूंठ का रूप ले चुका है। और जब नाथूराम गोडसे जी को फांसी दी गई थी उस समय में उनके एक हाथ में गीता थी और एक हाथ में अखंड भारत का नक्शा था। महात्मा गांधी ने मरते समय हैरान बोला, इसका कोई सबूत नहीं है कि मरते टाइम उन्होंने ये बोला, सिर्फ एक किदवंती के रूप में आता है। लेकिन यहाँ तो जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने भी यही कहा है। प्रत्यक्षदर्शी ने तो उनको उस समय देखा भी है, तो वो भी यूट्यूब पे आपको उसका कहा सुना आपको मिल जाएगा। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कहकर मातृभूमि को प्रणाम भी किया था। ये एक अच्छे योद्धा की विशेषता होती है, मातृभूमि को प्रणाम करे जागृत अवस्था में, क्योंकि जागृत अवस्था में जिसकी मृत्यु भी हो जाए ना तो वो भी भगवत सत्ता को ही प्राप्त होता है। क्योंकि जैसी मति मृत्यु के समय होती वैसी गति उसे प्राप्त होती है। तो जो माता को नमन करता हुआ जाएगा तो निश्चित रूप से मातृ भवानी के लिए ही उसके प्राण निकलेंगे और प्राण उस पर ही न्यौछावर होंगे और फिर भगवत सत्ता भी उस व्यक्ति का
इंतजार करती है, और ऐसा व्यक्ति ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता है। उनकी मृत्यु के समय को भी यदि आप देखें तो वो एक समय ऐसा था कि उन्होंने 1947 में हत्या की और 1949 में उन पर पूरा केस फाइल हुआ, उनको फांसी की सजा हो गई। जबकि हमारे यहाँ तो कई लोगों की हत्या करने वाले व्यक्तियों को बिरयानी खिलाई जाती है, बड़े बड़े वकील उनके साथ लड़ने को तैयार होते हैं, नाना प्रकार से उन लोगों के बखान किए जाते हैं, और वहाँ पर इस वीर योद्धा का कोई बखान सामने नहीं आया। अब समय आया तब इनकी सब चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, उनका भाषण भी निकल के आ रहा है, उनकी सोच भी निकल के आ रही है। महात्मा गांधी के लिए उन्होंने कैसा बर्ताव देखा और कैसे उन्होंने काम किया वो भी सामने आ रहा है। तो इससे गांधी जी के बारे में भी जो स्थिति उन्होंने बताई वो भी क्लियर होती है। यूट्यूब पढ़ेंगे आपको निकल आएगा कि गांधी जी से वो क्यों चिढ़ते थे, और वो सत्य भी है। जब आप उसका अध्ययन करेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। एक तो देश के टुकड़े कराना, फिर उन्हीं के लिए जिनके टुकड़े हुए उनका साथ देना, उन्हीं के लिए हड़ताल शुरू कर देना। जहाँ देश में लोग हिंदू मारे जा रहे थे वहाँ नहीं हुआ, जैसे ही बंगाल में मारे गए तो इन्होंने बंगाल में जाकर मुस्लिमों के पक्ष में हड़तालें करना शुरू कर देना, भारत को दबाव में ला देना। इस तरीके की जब हरकत चल रही थी तो लगा कि स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में ये व्यक्ति भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है, और इसके लिए उन्होंने ये सारे काम किए। तो उनकी आप जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक उनकी जो कुंडली है, उस कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जो उनकी अंतिम इच्छा को पूरी करने वाले हैं। और उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो उन्हीं के शब्दों में है। उन्होंने कहा था, जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज तले ना बहे तब तक मेरी अस्थियां विसर्जित मत करना। ये उन्होंने उनके परिवार वालों को कहा था, और आज भी उनकी अस्थियां सुरक्षित हैं पुणे में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जब कोई संकल्प लेते हैं तो उनका संकल्प पूरा जरूर होता है, और इसको देखने का जन्म कुंडलियों में कुछ तरीका भी है। उस व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी जाती है। जैसे कई कोर्ट में फैसले चलते हैं, लोग दावे करते हैं। हिंदुस्तान के कोर्ट में तो फैसले 50-50, 60-60, 70 साल बाद होते हैं, कई अटके ही पड़े रहते हैं। एक एक दो पीढ़ी आती हैं जो कोर्ट में केस करके क्या तीसरी चौथी पीढ़ी में फैसला आ रहा है। तो ऐसा अमूमन होता है। लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली का आप अध्ययन करें जिस व्यक्ति ने कोर्ट केस किया है, जिस व्यक्ति ने कोई संकल्प लिया है, वो संकल्प कब पूरा होगा, उसका कोर्ट केस कब जीता, कब उसके पक्ष में आया। तो उसकी कुंडली का अध्ययन करेंगे आप तो भले ही 100 साल 150 साल उसके मरने के बाद 50-60 साल हो जाएं तो फैसला जरूर आता है, और वो घटनाक्रम आपको मिल जाता है। वैसा ही घटनाक्रम यहाँ भी है नाथूराम गोडसे जी की जन्म कुंडली में। उसका मैं आपको रीडिंग बताता हूँ। पहले एक नज़र डालते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाथूराम गोडसे जी की जन्म कुंडली पर। इनका मिथुन लग्न है, मंगल लग्न स्थान पर है, गुरु चंद्र चतुर्थ भाव में है, केतु छठे स्थान पर है, शुक्र दसम भाव में है, शनि एकादश भाव में, राहु सूर्य और बुध हैं द्वादश स्थान पर। इनका जो जन्म था सूर्य की महादशा में और शनि की अंतर्दशा में हुआ, तो यहाँ शनि एक प्रमुख रहा। दूसरा, जब इनको फांसी दी गई उस दिन गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी। अब तीसरा शनि, सूर्य में शनि आएगा 13 जुलाई 2027। तो अब इनकी जो इच्छा पूरी होने वाली है 13 जुलाई 2027 से लेकर 28 और 29 के अंदर अंदर, जब तक सूर्य में शनि रहेगा तब तक इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अर्थात हम इनकी कुंडली के बेस पर कह सकते हैं कि भारत के तले अब सिंधु नदी आने वाली है, और उसके बाद इनकी अस्थियों का एक विसर्जन किया जाएगा। और ये विसर्जन भी इतना साधारण नहीं होगा, साधारण विसर्जन होगा। चूँकि उस समय तक मैं कई कुंडलियों से बोलता आया हूँ, भगवत सत्ता संभाल चुकी है, समस्त देवी देवता अपने अपने स्थानों पर पहुँच चुके हैं। तो जब इनकी अस्थियों को प्रभावित किया जाएगा उस दिन भारत में एक जन सैलाब होगा जो उन अस्थियों का इतने समय से इंतजार कर रहा था, और वो सब उन अस्थियों के रूप को अपनी आंखों से स्वयं ही देखेंगे। तो ये ग्रहयोग जो उनके हैं, ये ग्रहयोग बहुत जल्दी घटित होने वाले हैं। और ऐसा व्यक्ति जब कोई संकल्प लेता है, चाहे राष्ट्र के लिए हो चाहे किसी उसके लिए, और उसी के लिए जीता और उसी के लिए मरता है, तो प्रभु उसकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। नाथूराम गोडसे जी की आप जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक पेपर को भी संचालित करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, अंधभक्त राष्ट्रभक्त हैं, और देश के लिए ही जीना उनका एक उद्देश्य है, और उसी के लिए उनकी उत्पत्ति भी हुई है, और उसी के लिए
चाहे उनको फांसी हुई हो। आम व्यक्ति यदि कोई अपराध करके फांसी पर लटकता है तो वजन घट जाता है, नाना प्रकार के दोष उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई दोष, यहाँ कोई प्रायश्चित नहीं। उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया कि हाँ मैंने हत्या की, और कारण उन्होंने बताए। उन कारणों को आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि व्यक्ति बिल्कुल सही है। हम इसके माध्यम से सही ठहराने की उनको कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जन्म कुंडली वो बताती है, लग्न स्थान में जिस व्यक्ति का मंगल होता है वो वैसे ही फौजी स्वरूप होता है और राष्ट्रभक्त होता है। ये आप अमूमन कुंडलियों में देखना, या तो व्यक्ति पुलिस का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, भूमि का काम करेगा, इससे संबंधित काम होते हैं। दूसरा, गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग चतुर्थ स्थान पर बन रहा है। ऐसा व्यक्ति माता के लिए मर मिटने वाला होता है, चाहे खुद की माता हो, माताओं का सम्मान करना हो, माता बहनों का सम्मान करना हो, और दूसरी राष्ट्र माता भारत माता का सम्मान करना हो। तो यहाँ भी गुरु चंद्र का योग, उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, ये संकेत करता है। तीसरा, यहाँ पर उच्च राशि के शुक्र विराजमान है 10वें भाव में। तो ऐसे व्यक्ति का जो भी एक व्यापारिक दृष्टिकोण रहा हो तो उससे उन्होंने कमाए, लेकिन काम वही किया। सूर्य बुध राहु ये मोक्ष के कारक ग्रह हैं, लेकिन सूर्य राहु होने के कारण ये ग्रहण योग भी दर्शाते हैं। बुध होने के कारण ये अपूर्व शक्तियों को देने वाले होते हैं। और जब भी इन ऐसे लोग जो संकल्प करते हैं, लग्न के मंगल वाला व्यक्ति जो संकल्प करता है, मिथुन लग्न वाला जो संकल्प करता है, उसका संकल्प जरूर पूरा होता है। उस कारण कहा जाता है मिथुन लग्न का जातक है बहुत कुछ शर्माता है, लेकिन अगर ठान ले तो पीछे वो नहीं आता है। तो उसके बारे में मिथुन लग्न में है, यदि व्यक्ति पहले तो हिचकिचाएगा, लेकिन यदि कोई ठोस निर्णय कर लेगा तो फिर विधाता भी उसकी उस निर्णय को करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वो निर्णय गलत नहीं लेता है। तो ऐसी स्थिति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाथूराम गोडसे जी की कुंडली में ये बन रही है, और ये निश्चित रूप से अब समय आ चुका है कि उनके अस्थियों के विसर्जन का जो मैंने आपको समय बताया, ये समय ऐसे कैलकुलेट किया है कि 120 वर्ष की महादशा होती है। 120 वर्ष का वापस उसकी पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो जब जिस महादशा में जन्म हो, उसमें जिस महादशा में मृत्यु हो, तो उसकी इच्छाएं भी उसी महादशा, उसी अंतरदशा में पूरी होती हैं। या जिस महादशा के जिस अंतरदशा में जिस ग्रह स्थिति में उस पर केस चले, तो वो केस भी उसी स्थिति में समाप्त होता है। चाहे उसके नाती पोते के पक्ष में आए, उसके जीते जी केस का फैसला आए या ना आए, पर उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। तो जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण 13 जुलाई 2027 के बाद पूर्ण होने वाला है। तो इनकी कुंडली से भी हम उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत अब सनातन संस्कृति के उदय की शुरुआत करने वाला है, और बहुत जल्दी सनातन संस्कृति दुनिया में धूम मचाने वाली है। मित्रों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट्स आप अवश्य करें। आगे नए विषय में फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार।